नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर आर्टिकुलेट, जिसमें आज हम सभी जानेंगे कि इतिहास हमें पता कैसे चलता है। हमें इतिहास पता चलता है किताबों से, लेकिन सवाल है किताब लिखते कौन है? तो इतिहास की किताबों को लिखने वाले को हिस्टोरियन अर्थात इतिहासकार बोलते हैं। और इन इतिहासकारों को कहानी पता चलता है आर्कियोलॉजिस्ट से, यानी पुरातत्वविद्ता से। और तो फिर उन्हें कैसे पता चलता है? तो आर्कियोलॉजिस्ट को सारी चीजें पता चलती है सोर्स से। कुल मिलाकर के सोर्स ना हो तो हमें हिस्ट्री पता ना लग पाए, यानी सोर्स का होना बहुत जरूरी। तो जब हम इस सोर्स का बात करते हैं तो यहां पर कई सारे सोर्स है, लेकिन जब एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री के सोर्स का बात करते हैं तो विडंबना यह है कि उस दौर में इतिहास लिखने का, भारत में इतिहास लिखने का कोई वैसा कार्यक्रम नहीं चल रहा था, जिस कारण से हमें इतिहास के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसी कारण से जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्हें जो भी दस्तावेज मिले, जो भी सोर्स मिले, जो भी एडिक्ट्स हो, इंस्क्रिप्शन हो, कॉइन्स हो, पिलर्स हो, बिल्डिंग्स हो, पेंटिंग हो या बुक्स हो या मैन्युस्क्रिप्ट हो, उन सबों में मेनली धर्म के बारे में या सोसाइटी के बारे में थोड़े बहुत कुछ लिखे हुए हैं। उन सबों को मिला करके इतिहास की कहानी बनाने का प्रयास करते हैं। अब है क्या समस्या कि इसके ऑथेंटिसिटी में बड़ा डाउट होता है, क्योंकि खासकर अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री के सोर्स का, तो मेनली दो टाइप के सोर्स होते हैं। एक होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, दूसरा होता है लिटरली सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में क्या आ जाएगा? तो वैसे चीज जो बुक्स नहीं है और सोर्स ऑफ हिस्ट्री है। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल, ये सारे, पेंटिंग, स्कल्पचर यानी मूर्ति, कॉइन्स यानी सिक्के, एडिक्ट्स, इंस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें या बर्तन, ये सारी चीजें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं। तो इनसे हमें प्रॉपर कहानी तो नहीं पता चलता, लेकिन काफी चीजें पता लग जाती हैं। उसी तरीके से लिटरली सोर्स भी है। तो हुआ क्या, जब इतिहास लिखा जा रहा था, इतिहास जब देश का लिखा जा रहा था, वो कब शुरू हुआ? तो इसके पीछे एक कहानी है। हुआ क्या, भारत में इतिहास लेखन शुरू होता है यूं कि अंग्रेज यहां पर हुकुम करने आए। तो हुकुम करने के दौरान वो जुडिशरी का भी प्रावधान किए, और उस जुडिशरी में क्या हुआ कि उन्हें पता चला यार भारत में नियम कानून धर्म व्यवस्था अलग है। तो उसके लिए वो जुडिशरी के आसपास हिंदू धर्म मेनली थे और मुस्लिम धर्म, तो हिंदुओं के बड़े बड़े पुरोहित और मुस्लिमों के बड़े बड़े मौलवियों को बैठा दिए, सेशन देते थे किसी इंसिडेंट के लिए। अब यहाँ पर समस्या हो गया। हुआ क्या कि लोग क्या करते थे, अगर कोई हिंदू व्यक्ति गया तो वो उन पंडितों को, जिनका काम होता था जज को बताने का कि हिंदू धर्म क्या कहता है इस विवाद में, उसे कुछ खिला पिला देते थे और वो जो भी होना पौना बात बोल देते थे। उसी तरीके से कोई मुस्लिम व्यक्ति मौलवियों को खिला दे, वो भी ऐसा ही कुछ झोल कर दे। तो अंग्रेज बड़े परेशान हो गए, बोले यार ये तो बड़ा गड़बड़ है, क्या करें? तो बोले ढूंढो किताब। तो किताब ढूंढना शुरू किया, तो हिंदुओं के लिए उन्हें दिख गया मनुस्मृति। तो अब समस्या ये कि मनुस्मृति तो भाई इंग्लिश में लिखा नहीं है। तो इसके लिए अंग्रेजों ने प्रॉपर एक व्यवस्था दिया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल एस्टेब्लिश किया कोलकाता में। और उस एशियाटिक सोसाइटी में अंग्रेज जो है वो इन चीजों को ट्रांसलेट करवाना शुरू किए, खुद भी समझना, औरों को समझाना शुरू किए। तो इस तरीके से अंग्रेजों को थोड़ा इंटरेस्ट जागने लगा। पहले तो जरूरत दिखा, जरूरत के बाद अब इंटरेस्ट जागने लगा। ऐसा इंटरेस्ट जागा तो कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन, ये सब एस्टेब्लिश कर दिए और बहुत सारे धर्म ग्रंथों का ट्रांसलेशन शुरू कर दिए। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम को ट्रांसलेट किए, मनुस्मृति को द कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से, भगवत गीता का फिर ट्रांसलेशन हुआ। तो अब अंग्रेजों को इंटरेस्ट जागने लगा। उन्हें समझ में आया, अरे यार यहाँ पर तो धर्म में बहुत सारी खामियां हैं, तो क्यों ना इसे और गहराई से स्टडी किया जाए और इन खामियों को उठा करके हम यहाँ के लोगों को बताएंगे कि देखो तुम्हारे धर्म में ऐसा ऐसा समस्या है, तुम हमारे धर्म को अपना लो, इन समस्याओं से बच जाओ। तो अंग्रेज बड़ा शातिर निकले, ये हम लोगों को समझाना शुरू किए कि तुम्हारे धर्म में ऐसा ऐसा समस्या, और उसे जानने के लिए अंग्रेजों का पहले गहन अध्ययन करना जरूरी था। और इस तरीके से भारत में जाने अनजाने में अंग्रेजों ने, कह सकते हो कि ना, एंशिएंट इंडिया को मॉडर्न वे में लिखना शुरू कर दिया।
अब चूंकि अंग्रेज लिख रहे थे हिस्ट्री, तो वो तो चाहेंगे कुछ ऐसा हम मिक्स मसाला लिखें कि यहाँ के एजुकेशन पॉलिसी में जो बच्चे उस हमारे लिखे हुए हिस्ट्री को पढ़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से पढ़े, उन्हें ये लगे कि उनका जो समाज है, धर्म है, काफी निम्नतर है। अंग्रेज अपने इतिहास की किताबों से भारत पे जो लिखे उससे हमेशा ये साबित करने की कोशिश में रहे कि भारत तो अनसिविलाइज्ड रहा शुरू से। हम अंग्रेजों को, आप सबों को हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हम आपको सिविलाइज्ड करने के लिए यहाँ पर, अगर हम नहीं होंगे तो आपका सिविलाइजेशन समाप्त हो जाएगा। आप में कभी भी नेशनलाइजेशन का भावना नहीं रहा, आप में कभी भी यूनिटी का भावना नहीं रहा, आप सभी हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहे। तो अंग्रेज ऐसे ही कर रहे थे, लोग पढ़ भी रहे थे। आपको पता होगा 1857 के रिवोल्ट में बहुत सारे एडुकेटेड लोग जो थे वो अंग्रेजों के फेवर में थे, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि नहीं, अंग्रेज का रहना भारत में सही है। लेकिन क्या हुआ, समय दर समय लोग पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते लोग पहुंचे कहाँ, हायर एजुकेशन के लिए ब्रिटेन पहुंचे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पहुंचे, कैम्ब्रिज पहुंचे। तो वहां पर एक्चुअल जो हमारा स्क्रिप्ट था, पांडुलिपि था इतिहास की किताबों का, वो एक्चुअल वहां पर रखा हुआ था और उसका एक्चुअल ट्रांसलेशन भी था, क्योंकि भारत में जो आ रहा था वो तो मिक्सिंग वाला था, एडिटिंग वाला था, लेकिन एक्चुअल वहां के म्यूजियम्स में रखा हुआ था। तो हमारे यहाँ के लोग बहुतों को बड़ा तकलीफ हो रहा था, यार ये अंग्रेज हमें बड़ा निम्नतर बोलते हैं, हमेशा हमारे बारे में उल्टा सीधा बकते रहते हैं किताबों के माध्यम से भी। तो वो सर्च में थे कि कुछ तो पता चले, कुछ तो पता चले, कहते ना ईच एक्शन हैज ए रिएक्शन। तो हमने क्या किया, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, देश के बहुत सारे इतिहासकारों ने, बुद्धिजीवियों ने, जब वो वहां पर जाकर के सर्वे किया और उन्हें एक्चुअल टेक्स्ट मिला, तो उन्हें पता चला यार अंग्रेज मिलावट कैसा किए हैं, किस तरीके से हमें अंधेरे में रखे हुए हैं, और अब वो सच्चाई उजागर करना शुरू किए। ये जो कॉलोनियल हिस्ट्री था, यानी कॉलोनियल इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया जो इतिहास था हमारे देश का, अब उसमें वो सच्चाई लाना शुरू किए, वो वास्तविकता बताना शुरू किए कि विश्व के सबसे पहले रिपब्लिकन स्टेट का साक्ष्य भारत में मिलता है। अब मौर्यों के टाइम में और गुप्ताओं के टाइम में इंटायर इंडिया एक सूत्र में बंधा है। इंडिया में शुरू से नेशनलिज्म का भावना रहा है। इंडिया में शुरू से, जो ब्रिटेन में काफी समय के बाद पार्लियामेंट का सिस्टम आया, इंडिया में तो वैदिक काल से था, सभा समिति गण विधत। तो इस तरीके से हमारे हिस्टोरियन इन सच्चाई को उजागर करना शुरू करते हैं। इसमें कई सारे नाम आए जिनकी वजह से आज हम एक्चुअल सच्चाई को जान पाते हैं, अपने इतिहास को जान पाते हैं। यानी अंग्रेज जिस तरीके से हमारे इतिहास को बदनाम कर रहे थे, हमारे हिस्टोरियन ने सर्वे करके, मेहनत करके, रिसर्च करके उन्हें जवाब दिया कि नहीं, आप भाई अंधेरे में डाल रहे हो। जब हम इस तरह के इतिहासकारों की बात करते हैं जो भारतीय मूल के थे, तो उसमें आरजी भंडारकर और साथ ही साथ विश्वनाथ काशीराम राजवाड़े, ये सभी काफी प्रमुखता से सामने आते हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इनके दस्तावेजों से, साक्ष्य से हमें ये पता चलता है कि देश में, भारत में जो हमारा ये इतिहास रहा है, बहुत ही गौरवान्वित रहा है, बहुत ही गौरवमय रहा है, जो कि समय के साथ हर चीज में डिक्लाइनेशन आता तो इसमें भी आया है। और ये बात जब बाकी भारतीयों को पता चला, तो बाकी भारतीय लोग हमारे उस पुराने गौरवान्वित इतिहास को वापस से स्थापित करने की इच्छा जताने लगे। और यही कारण बना इंडिया में, इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम में, सोशल रिलीजियस मूवमेंट का। आप देखो जितने बड़े बड़े सोशल रिलीजियस मूवमेंट के लोग आए, चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, इस तरह से जितने भी लोग आए, ये सभी इस तरह के हिस्टोरियन से, इंडियन मूल के हिस्टोरियन से प्रेरित थे। जब वो उनकी किताबों को पढ़े तो उन्हें पता चला कि हमारा देश काफी गौरवान्वित रहा, हमारा कल्चर, हमारा आर्ट काफी बेहतरीन रहा है, और वो लोग उसे, उस बेहतरीन चीजों को वापस से स्थापित करने के लिए आंदोलन कर बैठे। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हो कि अंग्रेजों का जो ये चालबाजी था, उनका एजुकेशन पॉलिसी वाला जो चालबाजी था, ये अंग्रेजों पर पूरी तरीके से भारी पड़ा है। लेकिन अंग्रेज जानते थे कि इस देश में धर्म का बड़ा पंगा है। वो जानते थे कि ना धर्म के आधार पर इस देश को बांटा जा सकता है और तोड़ा जा सकता है। तो इसके लिए अंग्रेज गा बेगा काम करते रहे। वैसे देखो, जब हिस्टोरियन का बात होता है तो कुछ ऐसे भी हिस्टोरियन हुए जो नॉन पॉलिटिकल
चीजों पर लिखना चाहें, क्योंकि देखो ज्यादातर इतिहास की किताबें जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी टाइप का कॉन्सेप्ट पता चलता है, यानी केवल राजा रानी का कहानी। लेकिन बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियन भी हुए जो राजा रानी की कहानियों के बजाय वो सोसाइटी पर ध्यान दिए, और बेहतर भी यही है। आप अगर मैं देखूं तो रोमिला थापड़ मैडम ने एक बड़ा अच्छा किताब लिखा है एंशिएंट इंडिया के सोसाइटी के बारे में, और बेसिकली जहां तक मेरी समझ है सोसाइटी को जानना अधिक जरूरी है इन दी कॉम्पैरिजन ऑफ राजा रानी। जिससे ज्यादातर आप देखो कि ना टेक्स्ट बुक में हमारे सभी राजे रजवाड़ों के बारे में दिया रहता, लेकिन क्या ये दिया रहता कि उस वक्त का समाज कैसा था, उस वक्त का इकोनॉमी कैसा था, लोगों का ट्रेडिशन कैसा था, लोग क्या करते थे, क्या उनका नियम कानून व्यवस्था था, संबंध कैसा था, समाज के नियम क्या हुआ करते थे। तो इस पर बहुत कम हमें जानकारी मिलता है बेसिक क्लासेस में। हायर क्लासेस में है, अपर क्लासेस में है, लोअर क्लासेस में थोड़ा कम ही मिलता है, लेकिन मिलना चाहिए जहां तक मेरी समझ है। तो ये सब तो ये हमारे हिस्टोरियन की बात हो गई, लेकिन अंग्रेज क्या किए? बोले कुछ ना कुछ तो करना होगा रंग में भंग। अंग्रेज एक नया स्कीम ला दिए, कॉम्युनल हिस्ट्री लिखना शुरू किए, कॉम्युनल वे में हिस्ट्री लिखना शुरू किए। वो इस तरीके से लिखें और इस तरीके से हिस्ट्री को बांटें जैसे नॉर्मली हम लोग पढ़ते हैं एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री। अंग्रेज बांटे कुछ अलग ही तरीके से कि हिंदुओं का शासनकाल वाला इतिहास एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री को बोले, मुस्लिमों के शासनकाल वाला इतिहास उसे मिडाइवल इंडिया हिस्ट्री बोले, ईसाइयों के शासनकाल वाला इतिहास उसे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री बोल दिए, ताकि यहाँ पर लोग आपस में चिढ़ते रहे कि अरे हिंदुओं का शासन था उस पर मुस्लिम डोमिनेंट हुए, मुस्लिमों का शासन था उस पर क्रिश्चियन डोमिनेंट हुए। तो ये अंग्रेज कॉम्युनल गेम खेल दिए जाते जाते हैं। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो उस दौर में हमारे पास इतिहास की बहुत कम जानकारी हुआ करती थी, लेकिन अब अगर हम देखें तो एक से एक बड़े से बड़े आपको राइटर फिलोसोफर मिल जाते हैं जो हिस्ट्री पर एक से एक दस्तावेज और किताब हमें देखने को मिल जाता है। लेकिन इतिहास के साथ एक समस्या ये है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है इतिहास में, ये फैक्ट है। जैसे जब तक हमें नहीं पता चला था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तब तक दुनिया यही जानती थी कि भारत में तो सिविलाइजेशन वैदिक एज से शुरू हुआ 1500 बिफोर क्राइस्ट के आसपास। लेकिन बाद के समय में हमें पता चला कि नहीं, भारत का इतिहास तो भाई काफी पुराना है, वो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू हुआ है 2500 ईसा पूर्व। उसी तरीके से अभी एक नया कुछ पता चला है सनौली के बारे में। अगर सनौली साबित हो जाए तो हमें पता चलेगा भारत का इतिहास तो 3600 ईसा पूर्व 3600 बिफोर क्राइस्ट या उसके भी पहले से शुरू हो रखा है। हो सकता है आगे कुछ और भी पता चल जाए। हिस्ट्री में खासकर एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री ये सबसे अधिक मिस्टीरियस है। अगर देखा जाए इंटायर हिस्ट्री के पूरे सेगमेंट में सबसे अधिक मिस्ट्री अगर किसी में है तो वो एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री में है। और मैं ये कोशिश करूंगा कि इस पूरे सीरीज में आर्टिकुलेट के इस पूरे सीरीज में आपको एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री इतनी अच्छे तरीके से समझा दूं कहानी के तौर पर कि आप भूलो नहीं और आप भी किसी को सुना पाओ अच्छे तरीके से और अपने देश को जान पाओ। क्योंकि जैसा कि आपने देखा, जब तक हमें नहीं पता था कि हमारा देश कितना गौरवान्वित है, हम अंग्रेजों के उन्हीं बातों पर यकीन कर लेते थे जो कि वो बोले कि हम सभी सिविलाइज्ड नहीं हैं, अंग्रेजों की वजह से हमें सिविलाइजेशन आया। लेकिन जब हमें पता चला तो ये भ्रम, ये मिथ टूटा। तो इस सीरीज के साथ आप सभी जुड़े रहें और जानने समझने का प्रयास करें कि हमारा जो इतिहास रहा वो कैसा रहा, और उनसे सीखें बहुत सारी बातों को, अपने देश को जानें और आज के भारत के निर्माण में क्या क्या बहुमूल्य चीजें रही हैं उन सबों के योगदान को भी जानें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिएगा वीडियो को। जय हिंद।